हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का एसएसटी का सेट नंबर 24 करने जा रहे हैं। जो भाई बहन नहीं देखे होंगे वो जाइए प्लेलिस्ट में 1 से लेके 24 तक पार्ट देखिए। पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर्स दिया गया था एसएसटी का पूरा करवा दिया गया दोस्तों। जिन भाई बहन को पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 से देखते हैं हम लोग। देखिए खनिज खनिजों का उनके प्रकारों में सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए बोला गया है लोह खनिज आपका हो जाएगा मैग्नीज। क्या होगा साथियों? मैग्नीज आपका लोह खनिज के अंतर्गत आ जाएगा। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आपका कोयला आ जाएगा। और अधात्विक खनिज के अंतर्गत आपका साथियों चूना पत्थर आएगा। क्या आएगा? चूना पत्थर आ जाएगा। अलोह खनिज के अंदर आपका सीसा आ जाएगा। अलोह खनिज के अंदर सीसा आपका आ जाएगा। चलिए लोह खनिज में मैग्नीज मारना है, जीवाश्म खनिज में आपका कोयला होगा, अधात्विक खनिज में आपका चूना पत्थर और अलोह खनिज में सीसा हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे 125 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में सही है? देखिए भारत में कुल किसानों में लगभग हर 5वें में से 4 बड़े किसान। गलत है दोस्तों। भारत में किसानों को अब तक जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ये बात सही है दोस्तों। छोटे किसान अपने ऋण संबंधी जरूरतों के लिए बैंकों पर आश्रित होते हैं। ये गलत बात है दोस्तों। छोटे किसान जो है अपनी ऋण संबंधी जरूरतों के लिए मुख्यतः बैंकों पर आश्रित नहीं होते हैं। मुख्यतः जो है यही वर्ड यहाँ पे गलत है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? तो आपका राज्यों का संघ दोस्तों। क्या किया जाता है? राज्यों का संघ। भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? राज्यों का संघ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए। चलिए 127 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में अति उपयुक्त है दोस्तों? चलिए सामाजिक विज्ञान के बारे में अति उपयुक्त पूछा है दोस्तों। तो विचार, रहन सहन और संस्कृति प्रथाओं के अंतरों की भिन्नताओं का सम्मान करना और सीखने के लिए। सही बात है दोस्तों। अतीत के संबंध में गर्व और विषाद की भावना पैदा करना। समाज में सक्रिय उत्तरदायी और चिंतनशील सदस्य के रूप में विकसित होना चाहिए। ये भी आपका सही है। ये गलत है दोस्तों। नहीं, आपका बी भी सही है दोस्तों। बी गलत है दोस्तों। गर्व विषाद भावना पैदा करना ये गलत बात है दोस्तों। यह समझाने के लिए हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संरचना और प्रबंधन कैसे होता है, उसे शासित कैसे किया जाता है दोस्तों। आपका डी सही है, सी सही है और ए सही है दोस्तों, लेकिन आपका बी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। विभिन्न विषयों जिसमें सामाजिक विज्ञान हम लोग आगे बढ़ते हैं। विभिन्न विषयों जिसमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ योजना बनाते हुए 5 मॉडल काफ़ी प्रचलित है। इसके मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाने हेतु आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करते हैं? तो इंगेज का करते हैं। किसका करते हैं? इंगेज का दोस्तों। चलिए हम लोग 129 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 क्या बोला गया? सामाजिक विज्ञान को प्रारंभिक विद्यालय में बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दे के बारे में नवीनतम सूचना उपलब्ध कराना ताकि ये याद कर सके। याद करना गलत बात है दोस्तों।
विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानस का आधार रखने में सामाजिक विज्ञान अनिवार्य स्रोत की तरह सहायता करता है। इस पर बल देना, ये भी आपका गलत है दोस्तों। विश्लेषणात्मक देखते ही आप लोग काट दीजिए। फिर देखिए, विद्यार्थियों को निरंतर याद दिलाना, सॉरी दोस्तों, आपका बी सही है, लेकिन विद्यार्थियों को याद मेमोराइज करना ये गलत है दोस्तों। ये आपका निगेटिव सेंस है साथियों, इसलिए आपका सी भी गलत है। चलिए, आपका बी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। 130 क्या बोलेगा? पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक है। पोर्टफोलियो आकलन में क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह, सही बात है दोस्तों। एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों और परीक्षा पत्रों का संग्रह। पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्य वस्तुओं का चयन हेतु एक मानदंड है दोस्तों। आपका हो जाएगा साथियों ए और सी दोस्तों। एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा दिया गया कार्यों का परीक्षा पत्रों का संग्रह, ये गलत है दोस्तों। आपका ए और सी आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 131 देखिए। 131 में क्या बोला गया? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा प्रदर्शन हेतु करते थे। दोनों सही है दोस्तों, और व्याख्या भी सही है। 132 देखिए। ए बी को पढ़ें, सही कथन का चयन करें दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने के लिए एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया दोस्तों। देखिए, बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं किए थे, राजा राम मोहन राय किए थे, इसलिए आपका ये गलत हो गया। कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जातीय और गैर बराबरी की भी आलोचना की। आपका दो सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 133 देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए तथा आर पढ़ें और सही विकल्प का चुने दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है दोस्तों। आपका ये सही है। शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता तथा किरणें तिरछी पड़ती है, ये भी बात आपका सही है। और कम गर्मी पैदा होता है दोस्तों शीत कटिबंध। ए और आर दोनों सही है साथियों, और आर सही व्याख्या एक ही कर रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। 134 क्या बोला गया है? ए बी सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। वायुमंडल में हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, सही है दोस्तों। वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है दोस्तों, सही बात है। वायुमंडल 4 परतों में विभाजित है, गलत है दोस्तों। वायुमंडल हमें 6 परतों में विभाजित है, पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, गलत बात है दोस्तों। आपका ए भी सही है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए। डैश का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की क्षमताओं एवं विशेषताओं की पहचान कराने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशिष्टताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। तो आपका रूढ़िबद्ध धारणा का ये उदाहरण किसका है दोस्तों? रूढ़िबद्ध धारणा। फिर से पढ़िए। डैश का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशेषताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। रूढ़िबद्ध धारणा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य हुआ है जो कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीके को अपनाने की पूरी छूट देता है, सही बात है दोस्तों। धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता, ये भी बात सही है दोस्तों। केवल एक धर्म का पालन, ये गलत है दोस्तों। आपका धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग करता है, आपका डी भी सत्य है दोस्तों। सही पूछा गया है तो आपका देखिए धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता, सही बात है दोस्तों।
आपका हो जाएगा धर्म धर्म की मान्यता प्रदान नहीं करता। चलिए दोस्तों, ए सही है, लेकिन बी आपका गलत है और सी भी आपका गलत है और आपका फिर डी सही है दोस्तों। इसलिए चलिए इसका आंसर आपका 4 होगा दोस्तों, ए और डी। चलिए हम लोग 137 नंबर देखते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बनाने से बचाने के लिए एक शिक्षक को डैश चाहिए। रूढ़िबद्ध धारणा को बनाने से बचाने के लिए, तो देखिए, लड़कों को बलवान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। लड़कियों को कुश्ती में भाग लेने से हतोत्साह, ये भी गलत हो जाएगा। हतोत्साही देखते काटे। विद्यार्थियों को अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर उनके अच्छे कार्यों की सराहना करना चाहिए। ये भी बात आपका गलत है दोस्तों। लड़के और लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों। आपका 4 सही है दोस्तों। लड़कों एवं लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों। लड़की, इसका मतलब हो गया कि लड़की का काम लड़का को करना चाहिए, लड़का का काम लड़की को करना चाहिए साथी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन में 138, दोनों में इक्वलिटी मतलब समानता का भावना पैदा करना चाहिए दोस्तों। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास की प्रतीक है? विद्यार्थियों को आपस में पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए आगे देखते हैं। किसी घटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना। प्रत्येक कक्षा में अधिकांश समय शिक्षिका विद्यार्थियों के बजाय स्वयं ही बातें करती है और परीक्षा में संभावित पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही करने की कोशिश करना। देखिए ये गलत हो जाएगा। संभावित पूछे जाने वाले प्रश्न देखते ही आप लोग काटिए। अब प्रत्येक कक्षा में अधिकांश समय शिक्षिका विद्यार्थियों के बजाय स्वयं ही बातें करती है, ये भी आपका निगेटिव सेंस है दोस्तों। जो पॉजिटिव उसको पकड़ना है। किसी घटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना, ये आपका पॉजिटिव सेंस है। देखिए, विद्यार्थियों के आपस में पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी आपका सही है दोस्तों। ए और बी आपका सही है दोस्तों, सी और डी आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 139 में। बहुत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं? आधुनिकतावाद पे दोस्तों। किस पे उठाए गए? आधुनिकतावाद पे। चलिए हम लोग 140 देखते हैं। 140 में क्या बोला गया? सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचनात्मक का उद्दीपन करना। आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिक संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अपने आशाओं और अभिलाषाओं के अनुसरण करने में सहायक, दूसरों की आशाओं और उद्देश्यों के अनुसरण में सहायक। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर बोला गया छात्रों की अज्ञानता और असमंजस से मुक्त करना दोस्तों, ये भी आपका हो जाएगा। और अधिगमकर्ताओं को विचार और वास्तविकता के अनुचित दावों से मुक्त करना, ये भी हो जाएगा दोस्तों। डी और ई हो जाएगा। और सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचना उद्दीपन, आपका ए भी सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अपनी आशाओं और अभिलाषाओं को अनुकरण करने में सहायक, ये आपका आलोचनात्मक चिंतन की संदर्भ में गलत नहीं है, गलत है दोस्तों। और दूसरों की आशाओं उद्देश्यों को अनुसरण में सहायक, ये भी आपका गलत है। सोचन शक्ति बढ़ाना दोस्तों, सत्य की खोज के प्रश्नों में आलोचनात्मक उद्दीपन करना, ये हो जाएगा आपका। और छात्रों के अज्ञानता और असमंजस से मुक्त करना, ये भी हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं के विचार वास्तविकता के अनुचित दावों से मुक्त करना, ये भी हो जाएगा दोस्तों। आपका 4 होगा दोस्तों, ए, डी तथा ई दोस्तों। कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है दोस्तों? तो ये विनय पिटक में मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है? विनय पिटक में। क्या बोला है? कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? तो विनय पिटक में दोस्तों। क्वेश्चन 142 देखिए। कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था दोस्तों? तो प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश के प्रति था दोस्तों। किसके प्रति था? प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश के प्रति।
कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था? तो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल दोस्तों के तीनों के विरुद्ध था दोस्तों, विवाद का केंद्र बिंदु था। सभी चाहते थे कि कन्नौज पर हम अधिकार करें, और ये सब आपका गलत है। चलिए, मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है दोस्तों? तो यूनानी भाषा उत्कीर्णित है। कहाँ मिला है? मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में मिला है। यूनानी भाषा का एक पत्थर मिला है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 144 देखते हैं। 144 क्या बोला गया? चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए शिव मंदिरों के संदर्भ में मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो सूर्य पीटिका दोस्तों, सूर्य पीटिका चालुक्यों द्वारा बनाया गया था। सूर्य पीटिका कौन बनाया था? चालुक्यों दोस्तों। और नंदी मूर्ति कौन बनाया था? तो पूर्वी चालुक्यों ने बनाया था। कौन बनाया था? नंदी मूर्ति जो बनाया था पूर्वी चालुक्यों से बनाया था। भैरव की एक प्रतिमा कौन बनाया था? तो कलिंगों से बना दोस्तों भैरव की प्रतिमा कौन बनाया? कलिंगों से। और काली की मूर्ति कौन बनाया? पालों ने दोस्तों। काली की मूर्ति कौन बनाया? पालों दोस्तों, पालों से बना, पालों के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। चलिए फिर से देखिए, सूर्य पट्टिका बनाया था चालुक्यों से, नंदी मूर्ति बनाया पूर्व चालुक्यों से, भैरव की एक प्रतिमा बनाया था आपका कालिंगों से, और काली की मूर्ति पल्लवों से। 145 देखते हैं हम लोग। 145 में क्या बोला जा रहा है? 145 में है, कौन सा कथन 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में सत्य नहीं है, पूछा है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में, नहीं दोस्तों, पहले मिसलों में उसके बाद जत्थों में संकलित किया। ये आपका सही है दोस्तों, नहीं खोजना थी। सिखों ने अपने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में, ये आपका सही है दोस्तों, लेकिन हमें निगेटिव खोजना है। उनकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती है, ये भी आपका बात सही है दोस्तों। राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान करता था दोस्तों। ये गलत है। 20% ये भी आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि वे 25% लेते थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भाग्य में शासन करना राज करेगा खालसा। आपका सी से केवल ए बी डी गलत है दोस्तों। आपका सत्य नहीं है, तो ए सत्य नहीं है, बी सत्य नहीं है और डी सत्य नहीं है दोस्तों। आपका ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 146 देखते हैं। वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो वसवन्ना किया था। कौन किया था दोस्तों? वसवन्ना वीर शैव आंदोलन का स्थापना किया था। 147 देखते हैं हम लोग। चलिए, कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहते थे? तो उड़ीसा के जंगलों में जो रहते थे वो खोन रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? खोन आदिवासी। उड़ीसा के जंगलों में कौन से समुदाय रहते थे? खोन दोस्तों। चोल अभिलेखों में उल्लेखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर का उत्तर दीजिए। तो बेलन वगाई दोस्तों। चोल के अभिलेखों में उल्लेखित इन शब्दों को दिया, मतलब सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं। चारों दोस्तों भूमि की श्रेणी, बेलन वगाई, देवदान और पली चंदनम और साला भोग दोस्तों, सभी क्या है? भूमि की श्रेणियां हैं दोस्तों। सभी 4 भूमि की श्रेणियां, वेलन बगाई, देवदान, पलई चंदनम और साला भोग दोस्तों। चलिए 149 देखते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है दोस्तों। उन्हें जो सही है उसको पढ़ते पढ़े। उन्होंने ब्रह्मो समा नाम के एक सुधारवादी संगठन बनाया, सही है दोस्तों। विरोध थे उन्होंने, वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध नहीं थे दोस्तों, ये आपका गलत है। तो यहाँ सही नहीं पूछा, आपका ये होगा। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी, ये भी बात आपका सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ निगेटिव पूछा है तो निगेटिव आपका 2 होगा दोस्तों। विरुद्ध नहीं था ये, यहाँ यही गलत होगा। प्रसार किया था दोस्तों।
इसलिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। चलिए, 19वीं सदी के भारतीय समाज के संबंध में ए और आर को पढ़ें, विकल्प चयन करें। जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलन के प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज में भी सनातन धर्म सभा और ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए। सही बात है दोस्तों। इस संगठनों को का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए, और वे साबित करना चाहते थे कि इस बात में धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई। गलत है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या है आर की। दोस्तों फिर से देखिए, 19वीं सदी के भारतीय समाज के संबंध में ए और आर को पढ़ें और विकल्प का चयन करें। तो अभी कथन है, जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलन में प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा का ब्राह्मण सभा और जैसे संगठन स्थापित हुए थे। कारण देखिए, इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए, और तथा वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। चलिए हम लोग 151 देखते हैं। 151 क्या बोला गया है, समाज सुधारों को हरिदास ठाकुर, समाज सुधारकों माने हरिदास ठाकुर और ईबी रामास्वामी नायकर के विषय में कौन सा कथन सही है। दोनों समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया। सही बात है दोस्तों। और दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा को समर्थक थे। दोस्तों दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। ए और बी दोनों सही थे। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 152 में क्या बोला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करें। 1885 में देश भर में प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। सही बात है दोस्तों। सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेस बनाने की अहम भूमिका अदा की। तो ए और आर दोनों सही है दोस्तों, और आर ए की व्याख्या सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 153 देखते हैं। निम्नलिखित में किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था। दोस्तों चाय बगान मजदूरों ने। दोस्तों किसने दिया था, चाय बगान के मजदूरों ने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था, चाय बगान मजदूरों ने साथियों। 154 देखिए, 154 में क्या बोला जा रहा, कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो सी राजगोपालाचारी थे। दोस्तों कौन थे, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। दोस्तों चलिए 155 देखते हैं। एबीसी को एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं और उस ग्रह की पहचान करें। इस सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा ग्रह है। पृथ्वी का चर्चा हो रहा है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये किसकी चर्चा हो रही है, तो पृथ्वी की चर्चा हो रही है दोस्तों। किसकी, पृथ्वी के। दोस्तों क्या बोला, सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा ग्रह है और ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है। चलिए हम लोग 156 देखते हैं। 56 में क्या बोला जा रहा है, भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे पूर्वाह्न भारतीय मानक समय है, लेकिन गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर, पटना के समीप 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों खुलने का समय 9 बजे पूर्वाह्न है। गांधीनगर में इसका है 72 मिनट 45 डिग्री पूर्व देशांतर, पटना के समय 85 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये 8:21 पूर्वाह्न और 9:10 पूर्वाह्न में बजेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में 157 देखते हैं। 157 क्या बोला जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार किए, सही विकल्प का चयन करना। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान एशिया में स्थित है। दोस्तों सही बात है।
विषुवत वृत्त एशिया से होकर गुजरता है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान जो एशिया में स्थित है नहीं है दोस्तों। विषुवत वृत्त एशिया से होकर गुजरता है, ये भी गलत है दोस्तों। यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी गलत है। एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है दोस्तों, आपका डी सही है। एशिया कहाँ पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है दोस्तों, आपका के कथन डी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 158 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। वायु की पतली परत पृथ्वी पर अट्टू भाग है। वायु की पतली परत पृथ्वी का अट्टू भाग है, सही है दोस्तों। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ये भी बात सही है। यदि हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है, हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है, ये भी बात सही है दोस्तों। यानी तीनों बात आपका सही है साथियों। चलिए 159 देखते हैं। जब भ्रंशोत्स पर्वतों का निर्माण होता है तब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, गलत बात है दोस्तों। बहुत बड़ा भाग नहीं टूटता, बहुत बड़ा भाग विस्थापित है, ये भी गलत है। बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता है, बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है दोस्तों, ये आपका सही है। जब भ्रंशोत्स पर्वतों का निर्माण होता है, भ्रंशोत्स पर्वतों का निर्माण होता है तब क्या होता है? बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित भी होता है दोस्तों, सी सही है। 160 देखिए। यदि आप गोपा घास के मैदान में हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी पड़ेगी? तो आपको लद्दाख की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा दोस्तों। किस यात्रा कहाँ करना पड़ेगा? लद्दाख की ओर दोस्तों, गोपा घास के मैदान देखने के लिए। कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है दोस्तों? ये जाम्बिया नहीं है। कौन सा नहीं है? सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है, तो आपका जाम्बिया नहीं है दोस्तों। अल्जीरिया, माली और नाइजर है साथियों। चलिए ए और बी को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, सही बात है दोस्तों। इसका बढ़ा हुआ आवर्तन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है, तो देखिए आपका बी गलत है। बढ़ा हुआ आवर्तन पृथ्वी को मौसम और जलवायु को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, आपका ए सही है। ए सही है, बी गलत है दोस्तों। लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? लू जो है दोस्तों, ये आपकी स्थानीय पवन है। कैसी पवन है? स्थानीय पवन का उदाहरण लू है दोस्तों। चलिए 164 देखते हैं। ये और को पढ़ें और विकल्प का चयन करें। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, सही बात है दोस्तों। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 165 देखते हैं। 165 में क्या बोला जा रहा है? कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? तो आप लोग जानते हैं काला सोना, पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना के नाम से जानते हैं। कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? तो पेट्रोलियम दोस्तों। कौन कहलाता है? पेट्रोलियम। किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? इस्पात और स्टील उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहते हैं? इस्पात और स्टील उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहते हैं। 167 देखिए। मिल्पा, रोका और लदांग किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम है दोस्तों? ये मिश्रित स्थानांतरित कृषि के नाम है। क्या क्या है? मिल्पा है, रोका है, लदांग किस कृषि के नाम है? किस प्रकार कृषि के नाम है? तो स्थानांतरित कृषि के नाम है। किस प्रकार? स्थानांतरित कृषि दोस्तों। 168 देखिए। 168 में क्या बोला जा रहा है? चलिए हम लोग देखते हैं। 168 बोला जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका को 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम डैश के आधार पर भेदभाव निषेध किया दोस्तों। तो नस्ल के आधार पे, फिर आपका धर्म के आधार पे और जेंडर के आधार पे नहीं किया दोस्तों, राष्ट्रीय मूल के अभाव पे किया गया था। ए और बी, डी सही है दोस्तों। संयुक्त अमेरिका जो 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने डैश के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया था, नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 169 देखते हैं। कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित बनाते हैं? तो सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता सही बात है दोस्तों। उत्पादन को ग्रामीण सहकारिताओं में बेचना और कोर्ट हमले में फसलों का नष्ट होना। आपका सी भी सही है दोस्तों। आपका सहकारिता में बेचना ये गलत है दोस्तों। जीविकों पर असुरक्षित बनाता है, बेचेगा तो असुरक्षित नहीं रहेगा। सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहना और साहूकारों को से कर्ज उठाना दोस्तों। आपका ए, सी और डी दोस्तों सही है, बी आपका सिर्फ गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 170 देखिए। कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है पूछा है दोस्तों। तो जो है पहले वो देखते हैं। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, इससे पंचायत का आमदनी बढ़ता है दोस्तों, आमदनी स्रोत है। समुदायों के काम के लिए मिलने वाले दान, ये भी हो जाएगा। विभिन्न सरकारी विभागों चलाए गए योजना की राशि, ये भी पंचायत की आमदनी का स्रोत है। और जो नहीं है, पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया, पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराए का आमदनी स्रोत नहीं है साथियों। 171 देखिए। नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है? तो वार्ड के रूप में दोस्तों। नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किस क्षेत्र को, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो वार्ड के रूप में। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों। कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करेगा? प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों। चलिए हम 171 72 देखते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है दोस्तों? तो खेती के साथ। किसके साथ? खेती के साथ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है डैश होना लागू करता है दोस्तों। लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना। एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक डैश होना लागू करता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना दोस्तों। 175 देखिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में हुआ बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करेगा दोस्तों? यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा दिलाता है। फिर आगे देखिए। आपका एक ही सही है दोस्तों, तीनों आपका गलत है। भारतीय संविधान में मान्य किए गए समानता के अधिकार को लागू करने के मुख्य प्रकार हैं। भारतीय संविधान में मान्य किए गए समानता के अधिकार को लागू करने के मुख्य प्रकार कानून के द्वारा, आपका ए सही है। फिर सरकार की योजनाओं का कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समुदायों को मदद करने द्वारा, ए और बी सही है दोस्तों। प्राकृतिक संसाधनों को सलाहमान करके, ये नहीं होगा दोस्तों, केवल ए और बी आपका सही था दोस्तों। चलिए 177 देखते हैं हम लोग। 177 में क्या बोला गया? संविधान की प्रस्तावना में प्रदत्त शब्दों को सही अनुक्रम पहचान कीजिए। पहले आएगा संप्रभु दोस्तों, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य दोस्तों। पहले क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना में प्रदत्त शब्दों का सही अनुक्रम क्या होगा? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य दोस्तों। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। आपका 4 हुआ दोस्तों। 178 देखिए। 78 में क्या बोला जा रहा है? जनहित याचिका PIL के संबंध में विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति या संगठन उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। आपका ए सही है दोस्तों। फिर देखिए, जनहित याचिका PIL उन लोगों की ओर से दायर की जा सकती है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है दोस्तों। बी भी सही है दोस्तों। फिर जनहित याचिका उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या ईमेल के माध्यम से दायर नहीं किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ यही गलत है, आपका सी गलत है, इसलिए आपका ए और बी सही है दोस्तों। चलिए हम 179 को देखते हैं। 179 क्या बोला जा रहा है? जब आदिवासी समूहों को विकासात्मक गतिविधियों के कारण उनकी भूमिका से विस्थापित किया जाता है तो फलस्वरूप वे अपने डैश होने लगते हैं।
तो रीति रिवाजों की परंपरा, फिर से देखिए दोस्तों, जब आदिवासी समूह को विकासात्मक गतिविधियों के कारण उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो फलस्वरूप वे अपने डैश खोने लगते हैं, मतलब रीति रिवाज और परंपरा खोने लगते हैं। सही बात है दोस्तों। आय के स्रोत और आजीविका खत्म हो जाती है, अब वनों तक अपनी पहुंच भी खत्म हो जाती है। अभावग्रस्त समुदाय की तरफ मान्यता, ये गलत है दोस्तों। आपका ABC सही है दोस्तों। 180 देखिए, 180 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित सांस्कृतिक न्याय के उदाहरण होंगे। देखिए, सभी समुदायों को धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की पहचान, सही बात है दोस्तों। मुख्य धारा की संस्कृति हासिक समुदायों को में फैलाना, ये गलत है दोस्तों। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और संस्कृति सुरक्षित रखने की अनुमति देना, ये भी सही है। सांस्कृतिक अधिकारों के मौलिक अधिकारों के रूप में पहचाना, डी भी सही है दोस्तों। ACD आपका सही है दोस्तों। 181 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन ज्ञान का विषय के रूप में इतिहास के स्वरूप के बारे में सही है। इतिहास संपूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर है, बिना यह जांचे कि यह अतीत के वर्तमान को प्रभावित किया। इतिहास अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही पक्षों में मानवीय चेतना के विकास की कहानी है। इतिहास अतीत के घटनाक्रम तथा भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तन के बीच संवाद, निरंतरता, सामंजस्य दोनों इतिहास के अपेक्षित गुण हैं। आपका दोस्तों डी नहीं होगा। उसके बाद आपका AB से इतिहास संपूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर है, यह बिना जांचे कि कैसे अतीत ने वर्तमान को प्रभावित किया। फिर इतिहास अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही पक्षों को मानवीय चेतना का विकास की कहानी है, और इतिहास अतीत की घटनाक्रमों और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तन के बीच संवाद। आपका C सही है, B सही है, लेकिन D आपका गलत है दोस्तों। चलिए वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, लंबा हो रहा है दोस्तों। इसके आगे एक एपिसोड और आएगा, उसके बाद आपका एपिसोड खत्म हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।